दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंदन सिंह और मुंबई से संकेत पाठक अब जुड़ रहे हैं। आम लोगों में जाहिर है इस पर रिएक्शन जरूर होगा, क्योंकि 14% से ज्यादा रेल का किराया और माल भाड़ा 6% से ज्यादा। कुंदन, पहले आपके पास आ रहा हूं, जरा लोगों से पूछिए, क्या वाकई उनके भी जहन में पहला सवाल यही आता है कि क्या वाकई इन्हीं अच्छे दिनों की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे? जी हाँ मानक, में बिल्कुल सीधे उन्हीं लोगों के बीच में आगे इस वक्त खड़े हैं। मैं नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, जहां पे तमाम देश के सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है और लाखों लोग आते जाते हैं। उन्हीं यात्रियों से पूछते हैं क्या नरेंद्र मोदी ने इन्हीं अच्छे दिनों की बात की थी क्या, कि आते ही 14% किराए को बढ़ा दिया जाए? मेरे विचार से रेलवे के विकास और देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रेलवे का किराया काफी टाइम से ठीक से नहीं बढ़ पाया और अगर मोदी जी चाहें तो इस किराए को और बढ़ा दें, क्योंकि रेलवे में लोग रोज यात्रा नहीं कर रहे लेकिन खाने पीने का सामान रोज खा रहे हैं। मोदी जी चाहें तो चाहे 4 गुना कर लें इस किराए को, लेकिन उसकी सब्सिडी अन्य आइटम्स में दें, पेट्रोल के दाम घटा दें। बिल्कुल, लेकिन का और मत आप बताइए, क्या 13-14% किराया बढ़ाना उचित है? उचित तो कोई भी स्थिति में उचित इशू नहीं कहा जा सकता। वो अगर कहीं घाटा है तो उसको फायदे वाले चीज में कंपनसेट करना सरकार का काम है। सरकार की अच्छे दिन इसी को कहते हैं। 14% किराया बढ़ा दिया नहीं कहते इस अच्छे दिन। क्या उम्मीद थी? उम्मीद काफी थी, स्वस्थ उम्मीद थी, काफी उम्मीद थी। अस्पतालों की बिल्कुल बेहाल हालात हो गए। एक महीना बीता नहीं है। कल हर्षवर्धन जी कह रहे थे चांदनी चौक में कि हमने ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। इस बार मोदी को बहुत सारे लोगों, यूथ ने वोट किया था। क्या बताइए, 14% किराया जो बढ़ाया गया, उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? जरूरी था? नहीं, दिस इज नॉट गुड। क्या था, क्या होना चाहिए था? दिस इज नॉट गुड। ओनली मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए थी, युवाओं के लिए। अलग अलग मत है, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, एक सज्जन है जो बहुत घंटों से इंतजार कर रहे हैं, 14% किराया बढ़ाया गया है, क्या अच्छा दिन यही आने की उम्मीद थी? नरेंद्र मोदी से भारतवासियों ने महंगाई को दूर करने की उम्मीदें रखी थी। अगर भारत के अंदर आज की तारीख में एक भी क्षेत्र में अगर 1 पैसा भी बढ़ता है तो उससे पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग उससे आघात पाएंगे। और देखिए अलग अलग लोगों का मत है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात से जरूर इत्तेफाक है कि एक तो महंगाई की मार पहले से पड़ी हुई है और करीब महीनों से कम दिन की सरकार आती है और 14% के किराए का बढ़ावा करती है, जो कि सीधा लोगों के जेब पर पड़ता है। हालांकि इसके लिए वजह जो भी दी जाए, अंतरिम बजट की बात दी जाए, पुरानी सरकार। कुंदन एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। तरह तरह के पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं। सीपीआई के डी राजा क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। Good days which are coming, then the country should think about it, because what is the difference between this government and the previous government? In fact, Mr. Modi's government follows the same legacy of Congress-led UPA 2 government, which delinked the increase of the railway fares and freight. तो सीपीआई के डी राजा कह रहे थे कि अगर माल भाड़ा और रेल का किराया बढ़ा है तो फिर यूपीए की सरकार में और नरेंद्र मोदी की सरकार में फर्क क्या है। हमारे साथ बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थनाथ जी, स्वागत है न्यूज 24 पर आपका। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं सिद्धार्थनाथ जी, क्या इसी तरह के अच्छे दिन की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी? फोन कट गया, दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको मुंबई ले चलते हैं संकेत पाठक के पास। संकेत, जरा वहां पूछिए लोगों से, क्या उनको भी, उनके मन में भी पहला सवाल यही आता है कि ये कैसे अच्छे दिन है कि रेल किराया बढ़ गया? हाँ बिल्कुल मानक, महंगाई से लोग पहले से ही परेशान थे और अब रही सही कसर जो है वो रेलवे किराए ने जो बढ़ोतरी हुई है उसने पूरी कर दी है। इस वक्त मैं बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही हम सीधे सवाल करेंगे। आप ये बताइए, 14% की बढ़ोतरी हुई है, क्या यही अच्छे दिन है जो मोदी जी ने वादा किया था? बिल्कुल गलत दिन है। मोदी जी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस ने किया है फिर वो कर रहे, फिर जनता उनको कभी नहीं लाएगी। फिर दोबारा महंगाई से जूझ रही थी, कांग्रेस को इसलिए चेंज किया गया और फिर बीजेपी भी आके यही कर रही है। तो मोदी जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये महंगाई पे कंट्रोल करे, तभी उनकी दिन। संकेत, आपको रोक रहा हूं एक सेकंड के लिए। संकेत, आपके पास थोड़ी देर में लौटता हूं और रिएक्शन लेंगे कुछ लोगों के। संकेत, क्योंकि फिलहाल बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थनाथ जी, आप भी शायद सुन रहे होंगे, सारे पॉलिटिकल जो लोग हैं, आपकी विपक्षी पार्टियां हैं, वो सब यही पूछ रही हैं, क्या यही अच्छे दिन थे जिसका वादा किया था मोदी साहब ने? देखिए, कांग्रेस सरकार ने रेलवे फेयर ना बढ़ा के कोई अच्छे दिन तो दिए नहीं। तो उनकी जो थ्योरी थी कि नहीं बढ़ाएंगे, अच्छे दिन बने रहेंगे, देश की अर्थव्यवस्था तो आज भी खराब हो गई। और ये जो एक
इस पे भी जानकारी इसको है कि ये जो निर्णय था ये पिछली सरकार का था, जिसको 14 मई को लागू भी होना था, लेकिन ये हुआ कि जो नई सरकार बनेगी वो उस पर निर्णय करेगी। तो ये पुरानी सरकार का ये निर्णय आज हम लोग ने लागू किया है, और ये जो लागू किया है इसकी आवश्यकता थी, इसलिए लागू किया है क्योंकि जो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से और इन्फ्लेशन को कम भी करना है, तो आप बोरोड मनी पे, उधार के पैसे पे अपना अर्थव्यवस्था या देश सरकारें कोई चल नहीं सकती। फिस्कल डेफिसिट कम होएगा तो हमारा जो रुपया की जो वैल्यू है वो विश्व में बड़ी मजबूत होएगी, और जितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूरिया हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, अनेक वस्तु जो हम लोग कैपिटल इंपोर्ट करते हैं, वो सब फिर हमारे लिए इंपोर्ट सस्ता होता जाएगा। तो ये एक लंबी छलांग ली है हम लोगों ने, और इसका नतीजा जरूर आएगा। अच्छा सिद्धार्थनाथ जी, इसमें इस जो आप बता रहे हैं इस फैसले में दो पहलू हैं। एक, या तो ये यूपीए सरकार का फैसला है इसलिए आपने इसे लागू किया, और दूसरा इसकी आवश्यकता थी। आप दोनों में से कौन सी बात को ज्यादा भार दे रहे हैं? दोनों चीज कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैंने स्टार्ट में ही कहा कि ये यूपीए का निर्णय था जो कि लागू होना था 14 मई के आसपास, लेकिन उसको पोस्टपोन करके जो भी रेलवे मंत्रालय ने और नई सरकार पे छोड़ा, तो हमने इसको लागू किया क्योंकि ये सही फैसला था। आप जब तक ये किराया नहीं बढ़ाएंगे और आप इसी तरह चलेंगे तो आप रेलवे एक सिक यूनिट की तरह बन जाएगा, और रेलवे सिक यूनिट बन गया तो कोई नई योजना नहीं आएंगी, नए ट्रैक्स नहीं होंगे, ना सिग्नलिंग होगी, तो आपको आज नहीं उसको बंद करना पड़ेगा 2 साल 3 साल के अंदर। चलिए ये मान ले, ये आवश्यकता थी। हाँ, तो ये मान ले सर कि नरेंद्र मोदी जी जब कह रहे थे पीएम बनने के बाद कि इकोनॉमी की हालत खराब है, कड़वी दवा देनी पड़ेगी ठीक करने के लिए, ये कड़वी दवा का पहला डोज है। ये कड़वी दवा का है, और अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए जो कोई कांग्रेस के रेजिम में नहीं किया और उसने इसका भंटादार किया, हम लोगों को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और देश की जनता के सामने बताते हुए क्यों ले रहे हैं ये हम कहते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे महंगाई भी फिर अंकुश में आ जाएगी। कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं सिद्धार्थनाथ जी कि जब वो लोग दाम बढ़ाते थे आप बोलते थे महंगाई बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, अब वही काम आप कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये तो दोहरे मापदंड अपना रहे हैं आप। ऐसा है, कांग्रेस को खुद नहीं समझ है क्या उन्होंने इतने दिनों में क्यों नहीं बढ़ाया, दाम क्यों नहीं बढ़ाए। जब ममता बनर्जी ने अपने मंत्री को सैक कर दिया था तो कांग्रेस को यह जवाब देना चाहिए कि उन्होंने उसको सैक करने क्यों दिया, क्या जरूरत थी कि उस समय जो ममता ने कहा आपने किराए नहीं बढ़ाए। तो कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कि आपने क्या किया और किसके दबाव में आपने रोल बैक्स किए थे, क्या हमारे दबाव पे कर रहे थे या अपने ही सहयोगी दलों के दबाव में कर रहे थे। तो कांग्रेस को बहुत चीजें सोचनी है, और कांग्रेस को सबसे पहले ये जवाब देना पड़ेगा, क्या आपने जो अर्थव्यवस्था छोड़ी रेलवे के दाम ना बढ़ा के, क्या अर्थव्यवस्था अच्छी छोड़ी या खराब छोड़ी। अच्छा, एक सवाल और है सर सिद्धार्थनाथ जी, क्या वाकई अब लोगों में संदेश तो ये गया है कि कड़वी दवा जैसे मोदी जी कह रहे थे ये पहला डोज है, तो क्या कुछ और कड़े फैसलों के लिए तैयार रहना पड़ेगा? देखिए, लेना तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश में आम आदमी को राहत मिलनी शुरू हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 24 घंटे या 48 घंटे में राहत मिलने लगे, उसके लिए कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कहीं कोई भी घर पे अपना चूल्हा जो चलाता है और उसकी आमदनी 10,000 है, मगर वो बाहर से पैसा लेके घर का खर्चा चलाए, वो घर बहुत दिन चल नहीं सकता। सिद्धार्थनाथ जी, एक सवाल और है जो कई लोग पूछ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आखिरी दिन की वोटिंग तक, आखिरी वोटिंग जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ उस दिन तक टीवी पर ऐड भी यही थे और आपके प्रचार में भी यही कहा जा रहा था कि अच्छे दिन बस आने वाले हैं, अच्छे दिन बस आने वाले हैं। आपको नहीं लगता है कि वो लोग आज ठगा महसूस कर रहे होंगे? नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि उनको भी ये समझ है कि जो 10 साल के अंदर भंटाधार किया है कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए 1 यूपीए 2 ने, उसको जब वो हटेगी तो अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो अच्छे दिन तो शुरू हो गए थे, 16 मई से शुरू हो गए थे, और वो मगर उसका फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसके लिए थोड़ा समय वो भी देने को तैयार है। सर, ये रेल का किराया बढ़ने को आप अच्छे दिन तो नहीं कह सकते हैं सिद्धार्थनाथ जी? आपको लगता है कि अच्छे दिन नहीं है, मगर रेल का किराया बढ़ना इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी लाने के लिए बहुत बड़ा कदम है।
अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल सिद्धार्थनाथ सिंह जी, एक आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी की इकोनॉमिक पॉलिसी में जो थर्ड फ्रंट की मेन पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां कह रही है कोई फर्क ही नहीं है, जो काम कांग्रेस कर रही थी वही काम बीजेपी कर रही है, यानी कि कुल मिलाकर जो काम, जिस चीज के लिए आप यूपीए को घेरते थे, बिल्कुल वही काम आप कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? यूपीए, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं यूपीए को घेरता है, यूपीए ने तो किया ही नहीं। रेल किराया यूपीए ने तो बढ़ाया ही नहीं, कि नहीं बढ़ाया तो ये रेलवे में इतना रेलवे का नुकसान होता रहा। और आज रेलवे कहीं अच्छी तरह चल रही है, इसका जवाब तो आप भी दे सकते हैं कि रेलवे अच्छी तरह नहीं चल रही है। तो इसलिए कहीं उन्होंने बढ़ाया होता तो जब थर्ड फ्रंट के या रीजनल पार्टीज कहते हैं कि हम भी वही काम कर रहे हैं, हम तो उसके विपरीत कर रहे हैं, वो बढ़ा नहीं रहते। रेलवे में घाटे पे घाटा होता जा रहा था क्योंकि सिग्नलिंग का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, ट्रैक पे इन्वेस्टमेंट नहीं था, ट्रांसमिशन लाइन पे इन्वेस्टमेंट नहीं था, नए कोचेस में इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं हो रहा था, जो नए लाइंस अनाउंस कर रही थी वो नहीं शुरू हो पा रही थी। तो ये तो रेल मंत्रालय ने किया नहीं, हम तो उसका विपरीत कर रहे हैं। तो ये रीजनल पार्टी है, उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जब पॉलिटिकल अब वो स्पिन जब देने की कोशिश करते हैं तो सोचना पड़ेगा उन्होंने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं और कांग्रेस भी कह रही है कि शायद बजट तक उनको वेट कर लेना चाहिए था सरकार को, ऐसी क्या जल्दी थी कि बजट से 15-20 दिन पहले लागू करना पड़ा? मैं एक छोटा सा इसी आपके प्रश्न का एक प्रश्न में उत्तर दे देता हूं। एक फैक्ट्री है, वो आपको पता है कि वो रोज घाटा खा रही है और वो उस घाटे का इलाज ये है, तो इलाज वो कहा जाए कि नहीं फैक्ट्री खाने दो, अगले 3 हफ्ते तक की उसको और घाटा खाने दो, मैं जिस दिन एजीएम होगा उस दिन हम इसका इलाज करेंगे और उसका अनाउंसमेंट करेंगे। तो अब या एजीएम का हम इंतजार करें उस 3 हफ्ते, या इलाज जो उस दिन ही करना है वो आज से शुरू करें जिससे घाटा कम हो जाए। ये निर्णय वो खुद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ सिंह जी, न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं 2 बातें, आज रेल किराया और जो माल भाड़ा बढ़ा है उसके बारे में, एक यूपीए सरकार का फैसला था और दूसरा जरूरी था। अजय माकन कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। 5% बढ़ोतरी की कड़ी निंदा करता है। अभी मात्र 30 दिन भी नहीं हुए हैं, 1 महीना भी नहीं गुजरा है मोदी सरकार को सत्ता में आते हुए, और जो ये कहकर के आए कि अच्छे दिन उनके आने के बाद में आएंगे, आज तक का शायद सबसे बड़ा पैसेंजर के हाइक 30 दिन के पहले ही मोदी सरकार ने करके देश की जनता को जो उनको वोट देने का इनाम दिया है वो हम सब लोगों के सामने है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करता है। इसके साथ साथ ऐसे समय के ऊपर जब मॉनसून के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, ऐसे समय के ऊपर जब इराक के ऊपर संकट होने की वजह से तेल की कीमतें पूरी विश्व भर में बढ़ रही हैं, उसके असर होने का एक संकट सब लोगों के सामने है, तो ऐसे समय में इस प्रकार के इन्फ्लेशनरी मेजर से और पैसेंजर्स को सीधे सीधे उनकी जेब के ऊपर बोझ डालने का औचित्य समझ में नहीं आता। इससे सीधे सीधे कोयले के रेट्स के ऊपर और कोयले के रेट्स के बढ़ने की वजह से बिजली के ऊपर और कोयले और बिजली के साथ साथ में माल भाड़े के वृद्धि के साथ साथ में फल, सब्जियां, खाद्यान्न सबके ऊपर एक बहुत बड़ा असर इन्फ्लेशन का, महंगाई का इससे पड़ने वाला है और इसकी हम इसी वजह से तीव्र निंदा करते हैं। और इससे भी साथ साथ बड़े दुख की बात यह है कि ये 25 जून से प्रभावी है, यानी अगर कोई परिवार गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गया हुआ है तो वापसी के अंदर आते आते उस परिवार से रेलवे के अंदर टीटी उससे डिफरेंस जो किराए का है वो उससे उसी वक्त उनसे मांग लिया जाएगा। उसके पास में इतना समय भी नहीं है कि वो वापस घर से अपना पैसे और फालतू लेकर के आए। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब व्यक्ति पर सबसे बड़ी मार ये है और इतने कम समय का गैप जेस्टेशन पीरियड जो दिया गया है ये बड़े दुख की बात है। लेकिन जब हम लोग आज यहां पर ये बात कर रहे हैं
सोशल मीडिया और ट्विटर एक बहुत अच्छा माध्यम है कम्युनिकेशन का, लेकिन साथ साथ एक ऐसा माध्यम भी है जो कि रिकॉर्ड को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखता है। तो जो लोग ट्विटर के सहारे, फेसबुक के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे ऊंचाई पे जब जाते हैं, जो नेता, वो भूल जाते हैं कि वो रिकॉर्ड के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कुछ चीजें ऐसी रख करके जा रहे हैं जो कल को वापस उनके सामने आएगा। तो मैं 7 मार्च 2012 को मोदी जी का ट्वीट पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जस्ट बिफोर रेल बजट यूपीए हैज सडनली इंक्रीज रेल फ्रेट बाय पासिंग पार्लियामेंट, रोड टू प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस। ये 7 मार्च 2012 को इन्होंने इसकी निंदा यही नरेंद्र मोदी साहब ने करी थी, और उसके मैं 4 लाइंस मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, जो अपने आप बताएगा कि किस प्रकार से जब अपोजिशन में थे तो नरेंद्र मोदी साहब किस तरीके से बात करते थे, और जब अब प्रधानमंत्री बन गए हैं तो ठीक उसके विपरीत किस तरीके से लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ और डालने में जरा सा भी नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने कहा, ही डिस्क्राइब्ड द हाइक हाईली अनजस्टिफाइड सिंस द प्राइसेस ऑफ अ नंबर ऑफ कमोडिटीज आर ऑलरेडी ruling at a much higher level than people's tolerance limits. The freight rationalization would entail a jerk of rupees 350 per ton on food, grains and fertilizers. The decision, ये मैं ध्यान से आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, the decision also reflects huge communication gap between the ministries of railways, energy, coal and environment. This is despite the Prime Minister's consulting a high-level committee for coordination. तो अजय माकन कांग्रेस की तरफ से मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, मोदी ने दोहरे मापदंड अपनाए हैं रेल किराया बढ़ाकर, वो भी रेल बजट से पहले।